आप सभी का स्वागत है AIS एजुकेशन में। और आज आपको इस वीडियो में बताने वाली है एक गर्ल विद बास्केट, जो कि क्लास 12 के इंग्लिश के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन भी हर साल पूछे जाते हैं। तो आज आपको इसी चैप्टर का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके पूरे चैप्टर का आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके उस कहानी को बताने वाले हैं कि गर्ल विद बास्केट की कहानी क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके आपको बताते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फर्स्ट पैराग्राफ एक गर्ल विद बास्केट का, जो कि विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया आपको वो बताते हैं। तो इसमें पहला पैराग्राफ था कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया। मुझे रेलगाड़ी द्वारा बरेली और वहां से रानीखेत तक कार द्वारा जाना था। रानीखेत अंग्रेजी सेना के पर्वतीय क्षेत्र की एक पुरानी छावनी है, जो बर्फ से ढकी हुई हिमालय की पर्वत श्रेणियों के सामने 6000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। रेलगाड़ी धीमी गति से चल रही थी और वो मार्ग के प्रत्येक स्टेशन पे रुक रही थी। प्रत्येक स्टेशन पे मैं अपने डिब्बे के दरवाजों को खोल देता था और प्लेटफॉर्म पर घूमता था। सेकंड पैराग्राफ प्लेटफॉर्म सिखों, मुसलमानों, हिंदुओं, सिपाहियों, व्यापारियों, पुजारियों, भिखारियों, फेरे वाले व्यक्तियों से पूरी तरह से भरा हुआ था। लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था और ढीले ढीले सफेद कपड़े पहने हुए थे। मैं कम से कम 3 व्यक्तियों से पूछा करता था, तब मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिलता था जो अंग्रेजी बोल सकता था। हम विश्व की समस्याएं तथा उस दिन के समाचारों के मुख्य शीर्षकों पर बात करते। इस प्रकार मैं भारत समाज की नब्ज टटोलने का प्रयत्न कर रहा था और उसे सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्टों से चेक कर रहा था, अर्थात भारत के लोगों की भावनाएं क्या हैं और अमेरिकी सरकार का उनके विषय में क्या विचार है। थर्ड पैराग्राफ मेरा रानीखेत पहुंचने का मार्ग भारत के सबसे अधिक धनी कृषि क्षेत्रों से होकर था। ये गंगा नदी के मैदान का ऊपरी भाग था, जो समुद्र के धरातल से 1000 फीट ऊंचा था, किंतु गर्म प्रदेश था। गंगा का भूरा जल रेत में मिला हुआ था। वो बाढ़ के पानी से उमड़ रही थी। उसके बाढ़ के पानी ने हजारों एकड़ चावल के खेतों को डुबो रखा था। इसके उत्तर में जंगल थे, दूर दूर तक फैले हुए। आदमी के सिर से ऊंची घास के मैदान थे, जिनमें कहीं कहीं पे जंगल पेड़ों के गुच्छे थे। इन मैदानों में चीता, हाथी, अजगर तथा जहरीले सर्प रहते थे। अन्य सब जगह चौरस मैदान थे, जो 36 तक फैले हुए थे, किंतु कहीं कहीं पर पवित्र बरगद के वृक्ष या पकार वृक्षों की कतारें थीं। ये एलम की तरह एक पेड़ था, जिनके तने घने और ऐठे हुए थे। दक्षिण पश्चिम से गर्म और तर हवाएं आ रही थी। बंदर, जिनमें कुछ बंदरियां अपने बच्चों को पेट के नीचे चिपकाए हुए चल रही थी, पेड़ों से कूदकर स्टेशन पे भोजन की तलाश में आ जाते थे। जिन गांव में हम गुजर रहे थे, उनकी दीवारें गोबर से लिपी हुई थीं। उनके छत के ऊपर छप्पर के ऊपर उगी हुई कद्दू की बेलें उस दिन विकसित होकर भूरे रंग की भट्टी दीवारों से लटक रही थी। चौथा पैराग्राफ एक स्टेशन पे लोगों के साथ हो रही नियमित बातों का मेरा क्रम टूटा। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा, छोटे बच्चों के एक समूह ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। वो टोकरियां बेच रहे थे, हाथों की बुनी हुई, सरकंडे की बनी हुई, जिन पर साधारण रूपांकन तथा नमूने थे। वो अपनी टोकरियों को ऊपर उठाकर जोर जोर से ऐसे शब्द बोल रहे थे जिनको मैं नहीं जानता था, किंतु उन शब्दों से निश्चित है कि टोकरी बेचने की उनकी इच्छा प्रकट हो रही थी। फिफ्थ पैराग्राफ वो शरारती बच्चे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का निर्णय हुआ, तो लाखों लोगों ने अपने पुराने घरों को छोड़ दिया और नए निवास स्थानों की खोज में चल दिए। 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और धार्मिक कट्टरता के भय से घबराकर भारत आ गए। जिस समय वो अपने घरों से चले थे, वो निर्धन थे। जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा पैदल आरंभ की, वो अधिक निर्धन थे, क्योंकि वे पाकिस्तान से थोड़ा सा भोजन और थोड़ा सा अन्य सामान ही लेके आ सके थे। शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। अपनी यात्रा आरंभ करने के कुछ दिन बाद वो भूख के कारण उत्पन्न कमजोरी से मार्ग में गिरने लगे और जो जहाँ पे गिरा वहीं उसकी मृत्यु हो गई। 6 पैराग्राफ टोकरियां बेचने वाले बच्चों ने इन शरारती के पुत्र और पुत्रियां थी। वे, उनके माता पिता या संबंधियों ने नगरों में एकत्रित होकर दुकान लगाकर तथा साधारण सी वस्तुएं बनाकर उन बाजारों में जीविका कमाने का प्रयत्न किया, जहां पर पहले से ही भीड़ थी। वे कपड़े तथा घास के बने हुए सैंडों में रहते थे, जिनकी पत्तियां गलियों में लगी हुई थी। इन शरारतियों में जो व्यक्ति खेती का काम करते थे, वो जीवन भर बहुत थोड़े से काम चलाने के लिए अभ्यस्त थे, क्योंकि खेती करने वाली एक परिवार की वार्षिक आमदनी लगभग $100 से अधिक नहीं होती। अकुशल मजदूर की प्रतिदिन की मजदूरी लगभग 3 सेंट होती है, या एक सप्ताह में $2 से कुछ कम। दिन में एक बार भोजन मिलता है, एक प्याज की गांठ, एक रोटी, दाल का एक प्याला दूध के साथ, संभवतः ना चाय, ना कॉफी, ना चिकन, ना मिठाई, ना गोश्त। एक वर्ष में $100 में एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ता था। फिर भी इतनी छोटी रकम टोकरियां बेचकर उन व्यक्तियों से नहीं कमाई जा सकती थी जो इतने निर्धन हैं। वो उन्हें नहीं खरीद सकते थे।
निश्चित रूप से यही कारण है कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टीडियों की तरह छपटे। इनमें कोई संदेह की बात नहीं कि मैं अमेरिका का एक निवासी हूँ। उनके लिए सबसे अच्छा ग्राहक था जो उन्हें कभी नहीं मिला था। 7वां पैराग्राफ। मैं एक छोटी सी टोकरी कुछ आने में खरीद ली, फल रखने की दूसरी टोकरी, कुछ अधिक में रद्दी कागज रखने की एक सुंदर सी टोकरी, 1 रुपये में सिलाई का सामान रखने वाली आकर्षक टोकरी 1 रुपये में, कुछ पंखे एक आने के एक हिसाब से 2 पैसे में एक के भाव से खरीदी। मेरी भुजाएं भर गई थी और मैं 50 सेंट भी ना खर्च पाया था। अपने सामान को बेचने के लिए शोर मचाते हुए बच्चों ने मुझ पर दबाव डाला। मैं एक कैदी के समान था। बच्चों ने चारों ओर से घेर रखा था। मैं अपने स्थान से हिल नहीं सकता था। सबसे अधिक परिश्रम करने वाली आक्रामक सामान विक्रेता 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की जो मेरे बिल्कुल सामने थी, वह आग्रहपूर्वक निवेदन कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह इस प्रकार से अपनी टोकरी बेचने का आग्रह कर रही थी कि उसके शब्द से किसी का भी हृदय पिघल सकता था। 8 पैराग्राफ। मेरी भुजाएं भरी हुई थी, उनमें स्थान नहीं था और ना दूसरी टोकरी की कोई आवश्यकता थी। अपनी टोकरियों और पंखों को अपने बाएं हाथ में साधते हुए मैंने अपने हाथ कोट के दाहिने हाथ की ओर वाली जेब में डाला और मुट्ठी भर रिचकारी निकाला। शायद कुल 15 सेंट थे, जिससे मैंने छोटी लड़की को उस टोकरी में रख दिया। जैसे वो प्रार्थनापूर्वक मेरे सामने पकड़े हुए खड़ी थी, मैंने उसे समझाने का प्रयत्न किया कि टोकरी को नहीं खरीद सकता, किंतु उसकी ओर विकल्प के रूप में अनुग्रह राशि बढ़ा रहा हूँ। मुझे तुरंत ही अनुभव हुआ कि मुझसे कोई अपराध हो गया। 9 वर्ष की बच्ची ने, जो फटे हुए कपड़े पहने हुई थी और भूखमरी के निकट थी, अपने ठुड्डी ऊपर को उठाई, टोकरी के मध्य आई और एक युक्ति के पूर्ण गौरव नजाकत के साथ वह धन मुझे लौटा दिया। मेरे सामने केवल एक ही विकल्प था कि जो मैं कर सकता था। मैं उसकी टोकरी खरीद ली। उसने अपने आंसू को पोंछा, वह मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म से तेजी के साथ किसी घास की झोपड़ी की ओर इस विचार के साथ चली गई कि उसके पास उस रात के लिए कम से कम 30 सेंट तो हैं। 9वां पैराग्राफ। ये कहानी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। मैंने उन्हें ये बताया कि यही कारण है कि जिससे मैं भारत से प्रेम करने लगा हूँ। 10वां पैराग्राफ और ये आखिरी पैराग्राफ है। यहीं पे ये जो पूरा चैप्टर होगा वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर जो पूरी कहानी है वो यहीं पे समाप्त होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगे आप कमेंट कीजिए। आपके अगर कोई और भी सवाल होते हैं तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। तो यहाँ पे 10वां पैराग्राफ में क्या कहा गया, वे व्यक्ति जिन्होंने मैंने भारत में देखा, गाँव में रहने वाले तथा ऊंचे पदों पर आसीन, गर्व, श्रेष्ठ व्यवहार तथा नागरिकता की भावनाओं से परिपूर्ण है, उनमें स्वतंत्रता के लिए तीव्र लालसा है। इस सुंदर बच्ची ने, जो गंदगी तथा निर्धनता से उत्पन्न हुई थी और जिसको व्याकरण तथा श्रेष्ठ व्यवहार का कोई भी शिक्षा नहीं मिली थी, मुझे भारत की भावनाएं, प्रधान आत्मा की एक झलक दिखी। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है।